नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीएस रिसर्च सेंटर में। आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है और बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है, जिसके लिए हम लोग बैच ला रहे हैं 1 तारीख से, यानी कि 1 जून 2026। 1 जून 2026 यानी कि 1/6/2026 से हम लोग क्या कर रहे हैं, बैच ला रहे हैं। 2026 से हम लोग बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए सिलेक्शन बैच हम लोग ला रहे हैं। ये बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। ये कब आ रहा है तो 7 बजे सुबह, 7 बजे सुबह में आ रहा है। 7 बजे सुबह में आपका ये सिलेक्शन बैच आ रहा है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए आ रहा है। ठीक, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आइए ऑफलाइन संस्था से जुड़िए। ये संस्था आप ही लोग का है, आइए आप लोग जुड़िए और अपने एक सीट को फिक्स कीजिए। ये ऑफलाइन क्लास चलेगा कहाँ, तो ये ऑफलाइन क्लास गरखा में चलेगा। गरखा में कहाँ, तो रेपुरा हाई स्कूल के बगल में प्रशांत पूजा के ऊपर। यहाँ जितने भी टीचर पढ़ाएंगे वेल ट्रेंड टीचर पढ़ाएंगे, जो पटना किसी न किसी कोचिंग संस्था में पढ़ा चुके हैं, वहीं आपको यहाँ आके पढ़ाएंगे। ठीक ना, और मैं पढ़ाऊँगा। ठीक, तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1/6/2026 से। अगर आप लोग अगर अपने एक सीट को फिक्स करना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन बैच से जुड़िए और अपने एक सीट को फिक्स कीजिए। और इसका फ़ी क्या रहेगा नहीं रहेगा, पहले आपका 1 हफ्ता का डेमो क्लास चलेगा, यानी कि 7 दिन आपका डेमो क्लास चलेगा। आप पहले डेमो क्लास कीजिए, उसके बाद सर्टिफाइड होइए, तब आप क्या कीजिए कि एडमिशन लीजिए। ठीक, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया और हम लोगों ने पॉलिटी में भाग 1 पढ़े हैं। भाग 1 में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी कि हम लोगों ने भाग 1 पढ़ना स्टार्ट किया है। और भाग 1 में हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल को पढ़ लिया है। ठीक ना, 1 से 4 तक आर्टिकल को हम लोगों ने बहुत अच्छा से पढ़ा है। आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अगर जो भाग 1 ये नहीं देखे हैं, जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, वो पहला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। ठीक, आइए अब हम लोग इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, भारत की अगर बात करें ना, तो जब भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो अभी का जो भारत दिखाई दे रहा है, अभी का जो सुंदर भारत दिखाई दे रहा है, आज़ादी के टाइम ऐसा भारत नहीं था। अभी वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम ऐसा भारत नहीं था। उस टाइम भारत क्या था, बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था, इधर उधर था। ठीक ना, क्या था, इधर उधर था। तो अब भारत का हर एक स्टेट क्या था, अलग अलग था, सब बिखरा हुआ भारत था, टूटा हुआ भारत था। उस टूटे हुए भारत को जोड़ने का काम किया कौन, भाई जोड़ना जरूरी था, क्योंकि शासन, अब भारत आज़ाद हो गया और भारत क्या करेगा, शासन करेगा। अब कैसे शासन चलाएगा, तो उस सबको जोड़ना पहले जरूरी था। जोड़ने के क्या काम स्टार्ट हुआ और जोड़ने के लिए जिम्मा दिया गया किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम 28 राज्य नहीं थे। उस टाइम भारत क्या था, टूटा हुआ था, और टूटे हुए भारत को जोड़ने का काम दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ाद किया। अंग्रेज आज़ाद कर दिया भारत को, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 क्या था, ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रांत था। और 552 देशी रियासत था, 552 देशी रियासत था। देशी 552 क्या था, देशी रियासत था।
देसी रियासत था। जब भारत आज़ाद हुआ था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत आज़ाद हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम 552 देसी रियासत और 11 ब्रिटिश प्रांत था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कहा गया था कि ये जो ब्रिटिश प्रांत होगा ये भारत में मिलेगा। क्या मिलेगा? ये जो ब्रिटिश प्रांत होगा इसको भारत में ही मिलना पड़ेगा, भारत में मिलना पड़ेगा, ये भारत छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है, ये कहा गया था। और ब्रिटिश प्रांत, देखिए ये ब्रिटिश प्रांत किसे कहेंगे? तो जहाँ ब्रिटिश का शासक था, जहाँ ब्रिटिश लोग शासन करते थे उसे क्या कहेंगे? ब्रिटिश प्रांत कहेंगे। जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब पर किसका था? ब्रिटिश का शासक था। देसी रियासत जहाँ देश के राजाओं का शासन था, जैसे मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, यहाँ राजा लोग का शासन था। तो जहाँ राजा लोग शासन करते थे उसे देसी रियासत कहा गया, जहाँ ब्रिटिश लोग शासन करते थे उसे ब्रिटिश प्रांत कहा गया। तो भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत भारत आज़ाद हुआ, उसमें ब्रिटिश का इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत के ये जो 11 ब्रिटिश राज्य हैं, ये जो 11 ब्रिटिश राज्य हैं, ये 11 ब्रिटिश राज्य भारत में ही मिलेंगे। यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांत, ये 11 ब्रिटिश प्रांत भारत में ही मिलेंगे। किसके तहत कह दिया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कह दिया गया, ठीक ना। और कहा गया कि ये जो 552 देशी रियासत है ना, ये जो 552 देशी रियासत है, ये 552 देशी रियासत में, अगर 552 देशी रियासत की हम बात करें तो 552 देशी रियासत में 552 देशी रियासत की बात करें तो 552 देशी रियासत में कहा, ब्रिटिश कहा कि अगर, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का भी विभाजन हो चुका था, भारत को तोड़ा गया था, एक पाकिस्तान बन गया था देश और एक भारत बन गया था। अब पाकिस्तान बन गया था उस टाइम जब आज़ाद हुआ था तो 552 देशी रियासत था। तो ये जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने बोला कि ये जो 552 देशी रियासत हैं, ये अगर भारत में रहना चाहते हैं, किस में रहना चाहते हैं? भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं तो ये भारत में रह सकते हैं। पहला बात इन्होंने कहा। दूसरा बात इन्होंने क्या कहा कि अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। तीसरा बात इन्होंने कहा कि अगर ये स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं तो अपना स्वतंत्र देश बना सकते हैं, स्वतंत्र देश बना सकते हैं। ये 3 कंडीशन किसके साथ दे दिया गया? ये 552 देशी रियासतों के साथ दे दिया गया। क्या दिया गया? कि अगर भारत में रहना चाहते हैं तो भारत के साथ रह सकते हैं, अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, अगर स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं तो स्वतंत्र देश बना सकते हैं। अंग्रेज भारत को प्रसादी बना दिया था, बांट रहा था, तुम ले लो तुम ले लो तुम ले लो, लग रहा था कि भारत क्या है? सत्यनारायण भगवान का क्या है? प्रसादी है। जैसे हम लोग कथा कहा के बांट देते हैं, थोड़ा तुम लो थोड़ा तुम लो थोड़ा तुम लो, उस तरह क्या कर रहा था? बांट रहा था। देख रहे हैं, अंग्रेज आया था ना, तो अंग्रेज का काम ही था कि फुट डालो शासन करो, और जाते जाते अंग्रेज चाहा कि भारत को इतना तोड़ दो, जितना से ज़्यादा संभव हो सके उतना तोड़ दो, और वो तोड़ने का फार्मूला लगा के चला गया। अब ये सब 52 देशी रियासत क्या था? इधर उधर बिखरा हुआ था। अब पूरा भारत था, भारत में 552 देशी रियासत पूरा इधर उधर बिखरा था, सबको मिलाना जरूरी था। और ये मिलाने का काम सौंपा गया किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिलाया, जिम्मा दिया गया क्या करने के लिए? ब्रिटिश प्रांत को मिलाने के लिए। ब्रिटिश प्रांत बोल रहे हैं, देशी रियासत को मिलाने का जिम्मा सरदार पटेल को दिया गया। सरदार पटेल ने खूब अच्छा से मिलाना स्टार्ट किए, और 552 में से सभी ब्रिटिश प्रांतों को मिला लिए, मात्र सभी देशी रियासत को मिला लिए, मात्र 3 ऐसा देशी रियासत था जो कि मिलने के लिए तैयार नहीं था। मात्र 3। कौन कौन? तो जम्मू एंड कश्मीर, पहला कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कौन था? तो जूनागढ़। तीसरा कौन था? तो हैदराबाद। ये 3 देशी रियासत था ना जो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था।
और सब लोग कुछ कुछ कंडीशन रखें और भारत में क्या होगा, मिल गया। जैसे कुछ लोग बोले कि मेरा महल अपना रहेगा, हमको कुछ जमीन दे दीजिए, तो ये सब सरदार पटेल मान गए, बोले कि ठीक है थोड़ा सा तुम रख लो, लेकिन भारत में क्या करो, विलय हो जाओ। ये लोग क्या किए कि भारत में सभी देशी रियासत मिल गए और ये भारत का एकीकरण करने का काम, यानी कि अलग अलग भारत को एक करने का काम सरदार पटेल ने किया। और इनका सहयोग कर रहे थे बीपी मेनन, बीपी मेनन, और एक था सहयोगी कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ये इनको सहयोग कर रहे थे सब देशी रियासत को क्या करने के लिए, एकीकरण करने के लिए, मिलाने के लिए, ठीक ना। इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क कहाँ का था, तो इटली का रहने वाला था। जैसे इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का हाथ था, ठीक उसी तरह भारत के एकीकरण में सरदार पटेल का हाथ था। ये सरदार पटेल सभी देशी रियासतों को एकीकरण करने का काम किए, इसीलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यही नहीं, और भारत को क्या कहा जाता है, बिस्मार्क कहा जाता है। उसके बाद ये सब क्या किए कि एक किए, एकीकरण का भी काम किए, इसीलिए एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर का इनके जन्मदिन के अवसर पर, अक्टूबर को इनके जन्मदिन के अवसर पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, जब सरदार पटेल, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ने सबको एक किए, एक जगह रहे, एक राष्ट्र के लिए राष्ट्र का भाव उत्पन्न किए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, 31 दिसंबर को हर साल एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि जम्मू कश्मीर क्यों नहीं मिला, जूनागढ़ कैसे मिला और हैदराबाद कैसे मिला। आइए हम थोड़ा मैप खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा हम मैप बना रहे हैं। ये क्या है, भारत है, ये हमारा भारत है। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे जूनागढ़ था और यहाँ पे हैदराबाद था। देखिए इन लोग का नटंकी क्या था, जूनागढ़ के शासक, जूनागढ़ का अलग कंडीशन था। देखिए जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया। देखिए यहाँ क्या कंडीशन था, यहाँ का जो राजा था ना, एक कुत्ता पालने का शौक बहुत ज्यादा था। जूनागढ़ वाला को कुत्ता पालने का शौक था, ये बहुत ज्यादा 500-600 कुत्ता पाला था। कौन, जूनागढ़ वाला, जूनागढ़ के शासक। यहाँ जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम था, जो जूनागढ़ के शासक था मुस्लिम था। यहाँ जूनागढ़ में सबसे अधिक जो हिंदू वहाँ के थे, वहाँ के जो लोग थे हिंदू थे, लेकिन शासक क्या था, मुस्लिम था। लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा था, जम्मू कश्मीर में इससे एकदम क्या था, उल्टा था। तो यहाँ के शासक मुस्लिम था, लेकिन यहाँ की जनता क्या थे, ज्यादातर हिंदू थे। तो यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब समझ रहे, वोटिंग कराया गया। जैसे मान लीजिए कि दो पार्टी ए और एक पार्टी बी को हम क्या किए कि चुनाव में इलेक्शन लड़ा है, बोले कि कौन सीएम बनेगा, ठीक ना, हम चुनाव कराएं। अब यहाँ लोग जानता, मान लो कि इसको 20 को वोट मिला, इसको क्या मिला, 10 को वोट मिला, तो 20 को जो वोट मिला तो सीएम यही 20 को वाला बनेगा। कौन बनेगा, 20 को वाला ही सीएम बनेगा। तो वैसे ही वोटिंग हुआ क्या हुआ, जूनागढ़ में वोटिंग हुआ, और जूनागढ़ में एक कुत्ता वाला को क्या वोटिंग हुआ। तो यहाँ के जनता क्या बोला कि अधिकांश जनता, लगभग 90% यहाँ के जनता बोला कि हम भारत में मिलेंगे, और ये कुत्ता वाला को कुत्ता छोड़ के जाना पड़ा।
कुत्ता उता छोड़ के एकदम भागना पड़ा इसको, और ये क्या हो गया, जनमत संग्रह के तहत क्या हो गया, भारत में मिल गया। अब हैदराबाद का अलग नौटंकी था, यहाँ था, और हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद में शासक को क्या कहा जाता है, निजाम। निजाम, हैदराबाद में शासक को कहा जाता है निजाम। ये जो हैदराबाद का शासक निजाम था ना, ये बोल रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। अब बतलाइए, है यहाँ, अब ये अलग देश बनाएगा, एगो होती चुकी देश बनाएगा अलग। देख रहे हैं इसका नौटंकी। और ये कह रहा था कि अगर आप लोग अगर भारत में मिलाइएगा तो आपको हमारे लाश से गुजरना होगा। क्या करना होगा, अगर हैदराबाद को भारत में मिलाइएगा तो हमारे लाश से गुजरना होगा। सरदार पटेल बोले कि कोई दिक्कत नहीं, जब कोई ये तो लाश से गुजर जा रहा है। वो तो डरा गया हैदराबाद का निजाम, बोला कि बाबरे ये कैसा नाम दिया है बाबा, ये तो डरा ही नहीं रहा है, ये तो बड़ी डेंजर नाम दिया है। उसी टाइम 1945 में, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। 1945 में यूएनओ का स्थापना हो चुका था। 1945 में यूएनओ का स्थापना हो चुका था। यूएनओ का स्थापना हो चुका था। ये निजाम क्या किया कि फोन कर दिया यूएनओ में और कह दिया कि जबरदस्ती मिला रहा है। यूएनओ तुरंत फोन कर दिया किसके पास, उस टाइम फिर ये इनके किसके, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और उनको सुना दिया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कपार पीटने लगे, इस तरह अभी देश आज़ाद हुआ है, इन लोग का नौटंकी अलग है। इन लोग का नौटंकी क्या है, अलग है। अब सरदार पटेल से बोले कुछ दिमाग लगाइए, और यूएनओ कहा था ना कि किसी भी आप आर्मी को भेज के जबरदस्ती आप हैदराबाद को नहीं मिला सकते हैं। सरदार पटेल बोले कि ठीक है, आर्मी को नहीं भेज सकते हैं, पुलिस को भेज सकते हैं ना। सब आर्मी के जवान को वो पुलिस के ड्रेस में हैदराबाद में घुसा दिया, और इतना मार मारे निजाम को धो के, इतना पीटे कि निजाम भाग रहा था, धो के पीट रहा था लोग। हैदराबाद का निजाम भाग रहा था, हैदराबाद का निजाम एकदम धो के पीट रहा था, लोग भाग रहा था। बोला भाग रहा था, सोचा बोला कि यार एक शॉट ले लेने, जैसे था वैसे ही हैदराबाद का निजाम भागने लगा, शॉट को कुछ नहीं लेने दिया लोग। और इस तरह से हैदराबाद को क्या कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक ना। अब आता है जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर समझने से पहले आप लोग देखिए, एक इंसान को देखा जाए ना तो इंसान के तौर पे अभी समाज में इंसानियत नहीं है। पैसा ही सब चीज़ है। अगर आपके पास पैसा है तो हर चीज़ है, पैसा है तो आपके पास इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है। अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम है, पढ़ाई कीजिए और सफल हो जाइए। नहीं सफल हो जाएगा ना तो एक लड़की आपकी इज्जत नहीं करेगी। एक लड़की अपने बाप के गरीबी को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने हस्बैंड के गरीबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसीलिए एक लड़का को कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, और कामयाब होने के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। पढ़िए, जॉब लीजिए और कामयाब होइए। चलिए अब हम लोग समझते हैं किसको, जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर का शासक, जम्मू कश्मीर में डोगरा वंश का शासन हुआ करता था। डोगरा वंश का शासन हुआ करता था, और डोगरा वंश के शासक थे राजा हरि सिंह। हरि सिंह, राजा हरि सिंह। यहाँ राजा थे हिंदू, लेकिन यहाँ की जनता थी मुस्लिम, और ये लोग चाहते थे कि हम क्या करें, राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम अलग देश बनाएं, हम अलग देश बनाएं। और राजा हरि सिंह का सेनापति था राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। और इनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इनका प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो शेख अब्दुल्ला था। कौन था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला बहुत दूर तक सोचता था। ये सोच देख रहा था कि जो जम्मू कश्मीर है वहां जानता क्या है, मुस्लिम है, राजा क्या है, हिंदू है। आगे चल के हम जनता से विरोध करवा के हम इनको हटा के मैं खुद राजा यहां बन जाऊंगा, ठीक ना। लेकिन इस सब में हम लोग को साथ दे दिया कौन,
पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर से चाह रहा था, जिन्ना सोते जागते उठते बैठते हमेशा सपना देख रहा था कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है। जिन्ना बहुत खराब व्यक्ति था, इतना गंदा व्यक्ति था कि उसका कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान का नींव ही रखा गया है गोला बारूद पे, समझ रहे? ये पाकिस्तान का नींव ही रखा गया है गोला बारूद पे। पाकिस्तान का कल्याण है कि बिहार के पास नहीं तो बिहार की महिला लाहौर तक कब्जा कर लेती। जहाँ बिहार की महिला बैठ जाए वहाँ बात करने लगे, वो बिहार महिला का एरिया हो गया, वहाँ डेली बैठ के तो उसको बात करेगी और डीले रहेगी। तो कल्याण है पाकिस्तान का कि बिहार के सीमा के पास नहीं है, नहीं तो अब तक पाकिस्तान तो हम लोग का, भारत का हो गया रहता, ठीक ना। तो ये बहुत दूर तक शेख अब्दुल्ला सोचता था। पहले 22 अक्टूबर को, कब? अक्टूबर को पाकिस्तानी सैनिक कबीला के कपड़ा पहन के क्या किए? जम्मू कश्मीर में हेल गए, जम्मू कश्मीर में हेल गए। और जम्मू कश्मीर में इतना भगदड़ मचाया, इतना भगदड़ मचाया, इतना उत्फाल मचाया कि उसका कोई जवाब नहीं था। मारना काटना तो अलग था, वहाँ के महिला लोग को उठा लेता था लोग, एक एक सैनिक 4-4 महिला को उठा के ले जाता था, कहता था कि हम इससे शादी करेंगे। इतना अत्याचार मचा दिया और बढ़ते जा रहा था लोग, ये लोग बढ़ते जा रहा था लोग। श्रीनगर के आसपास जब पहुँच के लगा हरी सिंह को कि अब श्रीनगर के आसपास पहुँच जाएंगे, तो हरी सिंह को डर हो गया कि कहीं हमारे भी घर के बहन बेटी को न उठा ले ये कबीला वाले। ये कबीला वाले थोड़ी थे, पाकिस्तान था जिसका जन्म ही गोला बारूद पे हुआ है। नाम पाक है लेकिन काम नापाक है। पाकिस्तान को बोला जाना तो ये नाली का कीड़ा है, इसको ऊपर भी निकाल के रख दीजिएगा ना तो ये उसी नाली में जाके, ठीक ना। तो ये राजा हरि सिंह अपने सेनापति राजेंद्र सिंह को भेजे। वो गरीब हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू से बोले कि हमको बचा लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बचाने जा रहे थे, लेकिन आ गए कौन बीच में? वही भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल। देखिए सरदार पटेल इतना अच्छा काम करके गया, और गुजरात में एक स्टेडियम था जिसका नाम था सरदार पटेल, उसका नाम बदल के रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भाई औकात है तो बनवा के अपना नाम रखो, बना हुआ स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया, सरदार पटेल के नाम चेंज करके अपना नाम रख लिया। तो बनवा के रखता तो कुछ हजम होता। क्या सरदार पटेल से अच्छा ये काम किए हैं? नहीं किए। तो सरदार पटेल बोले कि नहीं, हम ऐसे आपको हेल्प नहीं करेंगे, पहले आप क्या कीजिए कि साइन कीजिए कि जम्मू कश्मीर भारत का है। तो उन्होंने कहा, राजा हरि सिंह कहा कि ठीक है हम साइन कर रहे हैं, और ठीक 26 अक्टूबर को इन्होंने साइन किया कि जम्मू कश्मीर के सीमाएं, जम्मू कश्मीर को मैं भारत में विलय कर रहा हूँ। तब तक कूद गया कौन? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला कहा कि नहीं, कहिए कि हम भारत में मिला रहे हैं लेकिन मेरा कुछ शर्त है। तो आर्टिकल 370 आया। आर्टिकल 370 क्या अभी खत्म हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि 370 में ही कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा होगी, और इसमें उपबंध जोड़ा गया। कहा गया कि ये शेख अब्दुल्ला उपबंध जोड़ा दिया, कहा कि कोई भी भारत का कोई अदर स्टेट का अगर चाहेगा कि भारत जम्मू कश्मीर की महिला के साथ शादी करे तो नहीं कर सकता है। कोई चाहेगा कि यहाँ जमीन किन के बस जाए तो नहीं बस सकता है। लेकिन ये महिला अगर पाकिस्तान में शादी करना चाहती है तो कर सकती है, पाकिस्तान के लोग यहाँ आके बस सकता है, और यहाँ दोहरी नागरिकता रहेगी। आप अगर जम्मू कश्मीर के हैं तभी आपको जम्मू कश्मीर में शादी होगा, तभी आप जम्मू कश्मीर में जमीन कीन सकते हैं, तभी आप यहाँ रह सकते हैं। और एक चुनाव चिन्ह रखा मरल बकुला। जम्मू कश्मीर का चुनाव चिन्ह क्या था? मरल बकुला, और उड़ने लगा वही मरल बकुला के लेके। हर ये इनका सरदार पटेल का भी मजबूरी था कि ये सबको जोड़ लिए, और इधर से तो मास्टर की छोड़ के गए थे कौन? अम्बेडकर जी, कि जब वहाँ किसी का सरकार नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा? डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा, और 319 में आके खत्म कर दिया गया। 370 के छोड़ के और सब उपबंध को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब इस तरह से साइन कर दिए और ये जुड़ गया। अब ये तब भारत की सेना यहाँ से गई, और उस टाइम थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना बोल रहा था कि आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। पहले उसके पहले भारत वाले फ़ोन कर दिए थे कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो जाइए पाकिस्तान में। हम तो चाह रहे थे कि आपको भेजे जम्मू कश्मीर में कबीला वालों से लड़ने के लिए, और आर्मी वालों को देखिएगा लड़ने के लिए भेज दीजिएगा ना तो वो सब किसी चीज़ को छोड़ देगा लड़ने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए बोलिएगा एकदम
निस्वार्थ भाव से लड़ेगा, उसको मुंह में रहबे नहीं करे, अरे देश के लिए लड़ रहा है ना, ठीक ना। और ये लड़ने लगे। और ब्रिगेडियर उस्मानी को जब जिन्ना फोन किया ना, आगे आइए हम आपको प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी वगैरह के बोले रख गधा, तो ऐसा गधा से हम आके मिल रहे हैं कहाँ, जम्मू कश्मीर में। और ब्रिगेडियर उस्मानी जब कमांड संभाले तो जहाँ तक पाकिस्तान घुसे थे वहाँ से एक डेग भी पाकिस्तान आगे नहीं आए, और वहीं तक पाकिस्तान रह गए। हालांकि ब्रिगेडियर उस्मानी के यहीं पे मृत्यु हो गई, इनके देह के ऊपर एक गोला गिर गया था, तोप का गोला गिर गया था, जिसके वजह से ब्रिगेडियर उस्मानी के मृत्यु हो गई। और ये केस कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया। कहाँ चला गया, यूएनओ में चला गया, क्योंकि उस टाइम जितने हमारे पास नेता थे लोग, वो लोग वकील थे, वो लोग जान रहे थे कि हम क्या करेंगे, यूएनओ से हम लोग केस जीत जाएंगे, क्योंकि हरि सिंह साइन कर दिया है। अच्छा, मानवता के हिसाब से तो भारत का ही है ना, अगर हम रहते ना तो जब झगड़ा करते तब 2 कट्ठा 3 कट्ठा कब्जी आ लेते, चल। धीरे धीरे करते करते हम क्या कर लेते, पूरा पीओ को ले लेते, समझ। तो ये केस चला गया और आज तक ये केस लटका ही है, ठीक ना। और ठीक जितना हिस्सा ये पाकिस्तान कब्जा कर लिया है उसे POK कहा गया, पाक अक्वाइर्ड कश्मीर, और यहाँ एक लाइन खींच दिया गया LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक ना। ऐसे करके पाकिस्तान को ऐसे करके जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया, ठीक ना। लेकिन फिर भी अभी राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था। राज्य का कैसे पुनर्गठन हुआ था हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अच्छा समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।